Assalamu alaikum. Welcome to my channel. I am Dr. Mariam, and today's video is about anemia. आज का जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो पढ़ाऊँगी एनीमिया की अप्रोच कैसे करते हैं। जब भी कोई एनीमिया का पेशेंट आएगा आपने उसको कैसे लेके चलना है लॉन्ग केस में आपने, ठीक है। एनीमिया बहुत कॉमन है, ठीक है। एनीमिया सेपरेट एंटिटी में भी आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एनीमिया एसोसिएटेड में भी आ सकता है। लेट्स सपोज कोई क्रॉनिक इलनेस चल रही है, उसके साथ पेशेंट एनीमिक भी है, तो आपको फिर साथ साथ एनीमिया को भी रूल आउट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेशेंट एड्रेस कर रहा है कि वो एनीमिक है, एग्जामिनेशन में भी बेशक उसकी कोई जो मेन डायग्नोसिस है वो कोई और है, लेकिन आपने एनीमिया को भी जो है वहाँ पे एड्रेस करना है, उसका कॉज, उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके ट्रीटमेंट, उसका रीज़न वगैरह सब कुछ। तो एनीमिया की बहुत इजी अप्रोच है। आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है वो याद करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा अगर वो प्योर एनीमिया के साथ आया है। बहुत सारे जो कॉमन आते हैं ना हमारे पास, वो यंग पेशेंट्स होते हैं, इधर वो मेल और फीमेल, ठीक है। यंग अगर तो प्योर एनीमिया का केस है तो यंग पेशेंट होगा, देखने में भी पेल लगेगा। उसकी कंप्लेन होगी ईजी फटीगेबिलिटी, ठीक है। ईजी फटीगेबिलिटी को पहले तो आपने जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले आपने सिस्टम लोकलाइज़ करना है। सिस्टम लोकलाइज़ करने का क्या मतलब है कि जो उसकी कंप्लेन है उसको लोकलाइज़ करें कि वो रेस्पिरेटरी है, कार्डियोवास्कुलर है, न्यूरोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल है या गैस्ट्रो है, ताकि सही सिस्टम जब लोकलाइज़ होगा ना तो फिर उसकी हिस्ट्री, उसके डिफरेंशियल्स फिर सब सही होगा। अब अगर पेशेंट ये कहता है कि वो ईजी फटीगेबिलिटी के साथ है, नाउ व्हाट इज़ ईजी फटीगेबिलिटी, वो ये कह सकता है कि मुझे चलने में मसला है या मुझे थकन होती है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, तो आपने उसको डिस्टिंग्विश करना है कैसे कि भाई आप उससे ये पूछेंगे कि चलने में थकन जो है, ईजी फटीगेबिलिटी जो है वो अगर न्यूरोलॉजिकल है कि मतलब टांगों में पैरालिसिस है, ठीक है, सुनपन है या फालिज जैसा है, ठीक है, ये न्यूरो के लिए। हेमेटोलॉजी के लिए, एनीमिया के लिए आप पूछेंगे कि सांस फूल जाती है, चलते चलते सांस फूल जाती है, ठीक है, ज़्यादा काम करने पे सांस फूल जाती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, आप पहले जितना काम करते थे अब वो काम नहीं कर पाते, ठीक है, आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है, ठीक है, सांस फूल जाती है और जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। ये एनीमिया से रिलेटेड, या आपको कभी किसी ने खून की कमी का बताया है, तो इससे आप इनडायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं कि वो एनीमिया से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई ईजी फटीगेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर भी हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी कमज़ोरी है वो सुबह सही होती है रात में ख़राब हो जाती है, माइस्थीनिया के लिए। इस तरह से आप इसको जो है वो लोकलाइज़ कर लेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट एनीमिक है, ठीक है, आप वही ओडी पारा करेंगे, ठीक है। ऑनसेट हो गया, कैसे शुरू हुई है थकन। अक्सर एनीमिक पेशेंट को आहिस्ता, जो आपके पास आएंगे वही बताएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती गई है, ठीक है। ऑनसेट हो गया, ड्यूरेशन हो गई, ड्यूरेशन से पता चलेगा एक्यूट है या क्रॉनिक है। अब लेट्स सपोज पेशेंट को हमने लोकलाइज़ किया है पैथोलॉजी में, ठीक है, एनीमिया में लोकलाइज़ किया। अब आपने ऑनसेट पूछ लिया, ठीक है, फिर ड्यूरेशन आपने पूछना है। क्यों? क्योंकि आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एनीमिया एक्यूट है या क्रॉनिक है, क्योंकि इनकी एटियोलॉजीज डिफरेंट है। उसके बाद प्रोग्रेशन में आपने पूछना है कि थकन बढ़ती जा रही है या कम हुई है। अगर वो नॉन फिटेड होगा तो वो डेफिनेटली उसकी वर्स करेगी। तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि पहले कितना काम कर लेते थे जो अब नहीं कर पाते, ठीक है, या बिल्कुल ही बेड बाउंड हो गए हैं, ठीक है, इस तरह पूछ सकते हैं। और अगर तो थकन कम हो गई है, ठीक है, तो आपने कोई मल्टीविटामिन्स लिए हैं, ठीक है, कोई आप जैसे लेट सपोज लोग बहुत सारी जो है वो विटामिन B12 की ड्रिप्स लगवा लेते हैं, तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि आपको कोई आयरन की ड्रिप लगी हो, ब्राउन कलर की, रेड कलर की कोई इमरजेंसी में ड्रिप लगी हो, कोई ब्लड चढ़ा हो, कोई गुलाबी रंग की B12 की ड्रिप लगी हो, उससे आप बेहतर हो गए हो, ठीक है, या कोई नमकियात की ड्रिप लगी हो विटामिन के वो हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस के लिए, कि अगर आपकी थकावट बेहतर हो गई है तो वो किस चीज़ से बेहतर हुई है, ठीक है। आपने कोई आयरन की टेबलेट्स ली हैं, ठीक है, आपने आयरन की ड्रिप लगवाई है, आपने B12 की ड्रिप्स लगवाई हैं, आपने कोई मल्टीविटामिन्स लिए हैं, या आपने पोटाशियम की ड्रिप्स लगवाई हैं। इस तरह से आपको मज़ीद हेल्प मिलेगी, ठीक है। एसोसिएशन आप पूछ लें कि भाई कब थकन होती है, सुबह में होती है, शाम में होती है, ठीक है, रात में ज़्यादा काम करने से हो जाती है, और जो है वो किन किन ज़्यादा काम करने से होती है, ठीक है, रिलीविंग एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स आप पूछ लें। उसके बाद अब आप आ जाए डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस एनीमिया को सबसे पहले आप कैटेगराइज करें, ठीक है। एनीमिया कितने तरह का हो सकता है, देखिए 3 ही कॉज हो सकते हैं किसी भी इंसान में ब्लड लॉस के, ठीक है, या तो हेमोलिसिस हो रही है, या तो खून टूट रहा है, या तो बन नहीं रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं है, ठीक है, या वो ऐसी डाइट में उसकी चीज़ें फैक्टर्स लैक कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्लड नहीं बन रहा। तो 3 चीज़ें हुई, न्यूट्रिशनल, हेमोलिसिस, ठीक है, और प्रोडक्शन, या फिर लॉस हो रहा है,
कि खून जो है बॉडी से लॉस हो रहा है। यही रीजंस है, इनको आपने याद करना है, ठीक है। हेमोलिसिस, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है। किस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रही है? या तो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की डेफिशिएंसी, उसकी डाइट में लैकिंग है, या फिर बोन मैरो में ही मसला है, बॉडी में वो चीज़ें ही नहीं है जो खून बनाए, ठीक है। तो प्रोडक्शन। तीसरी, लॉस, कि ब्लड लॉस हो रहा है। आप जब ये 3 याद करेंगे ना, तो वे इनके जो फर्दर कॉसेज है ना, वो खुद ब खुद माइंड में आते जाएंगे। इस तरह से कोई भी चीज़ लॉस नहीं होगी, हिस्ट्री में जो है ना कोई भी चीज़ रहेगी नहीं। अच्छा, अब अगर सबसे पहले तो आपने डिस्टिंग्विश करना है कि अगर वो ब्लड लॉस की कंप्लेन करता है, एक्यूट है या क्रॉनिक है। अब एक्यूट ब्लड लॉस में आपने क्या पूछना है कि ट्रॉमा, रिसेंटली आपको कोई हादसा हुआ जिसमें बहुत सारा खून बह गया, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अगर यंग मेल है, ठीक है। दूसरा, पोस्टमार्टम, रिसेंटली प्रेगनेंसी हुई है, डिलीवरी हुई है, उसमें ब्लड लॉस हुआ है आपका, ठीक है। तीसरा, आप मेलाना तो नहीं हो रहा है, मेटामेसिस के अपर जीआई ब्लीडिंग के साथ तो नहीं, कोई रीसेंट एपिसोड हुई है उसकी अपर जीआई ब्लीडिंग की, ठीक है। और स्पेशली फीमेल्स में मेनोरेजिया, ऐसा तो नहीं उसको मेनोरेजिया हो रहा हो, मेनोरेजिया बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस दोनों में आएगा, ठीक है। और एपिस्टाक्सिस, आपने ये भी पूछना है कि कहाँ कहाँ से खून जारी होता है। अगर वो कह रहा है कि खून जो है वो मुझे लॉस हो रहा है, तो कहाँ से हो रहा है, मतलब आपने पूरा एक एक चीज़ से पूछना है कि अगर फीमेल है तो पीरियड्स में लॉस हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ आपने पूछना है कि मसूड़ों से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, जिस्म पे धब्बे पड़ रहे हों, ठीक है। पखाने की जगह से खून आ रहा है, पखाना काला रंग का आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक एक करके आपने पूछनी है। और क्रॉनिक ब्लड लॉस में आपने क्या पूछना है? क्रॉनिक मेनोरेजिया, अगेन उसको क्या पता पुराना मेनोरेजिया चल रहा हो। पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ठीक है, कैसे मैदे में जलन तेजाबियत की शिकायत हो आपको, ठीक है, अक्सर मैदा ख़राब रहता, जलन तेजाबियत रहती हो, ठीक है। दूसरा आप पूछ सकते हैं अगेन हीमोराइड्स, बवासीर का मसला तो नहीं है आपको, कब्ज़ तो नहीं है, पखाना तकलीफ़ से होता हो, पखाना करते हुए दर्द होता हो, पखाना करते हुए कोई चीज़ बाहर आती हुई महसूस होती हो, पखाने में खून लगा हुआ हो, हीमोराइड्स और पाइल्स, ठीक है। ये बहुत होता है कि हमारे पास एनीमिया के साथ जो वो हीमोराइड्स के पेशेंट होते हैं जो कि नॉन ट्रीटेड होते हैं। दूसरा, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, के पखाने में कोई कीड़े वगैरह आते हो या पेट में दर्द रहता हो, ठीक है, हुकवर्म भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपने ये क्लेरिफाई कर लिया कि एक्यूट है या क्रॉनिक ब्लड लॉस है। अब आप इसके डिफरेंशियल्स पे आ जाए, जैसे कि अगर हम रखते हैं कि हेमोलिसिस, अब हेमोलिसिस कब कब होती है? आपने सिंपल क्वेश्चंस करने हैं हेमोलिसिस के। देखिए, हमें क्वेश्चंस की भरमार नहीं करनी होती है, ठीक है। इस तरह से जो पेशेंट होता है ना, एक तो वो एग्जाम में आया हुआ होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा नर्वस होता है, प्लस हम रिपीटेडली जब इतने सारे क्वेश्चंस उससे पूछते हैं ना, तो वो कुछ का जवाब देगा, कुछ का नहीं देगा, ठीक है, थोड़ा खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा और घबराए हुए भी होते हैं वो, ठीक है। तो आपने टू द पॉइंट क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बस वही क्वेश्चन करना है जिससे आप प्लस और माइनस, मतलब या तो राइट हो जाए या लेफ्ट हो जाए, डायरेक्शनल क्वेश्चंस करने हैं। तो हेमोलिसिस के लिए आप सिंपल ये पूछें कि भाई आपको जब जब खून की कमी होती है, साथ में आँखें पीली हो जाती हैं, ठीक है, रंगत पीली, आँखें पीली हो जाती हैं, पेशाब या पखाने की रंगत भी तब्दील होती है। इससे आप क्लेरिफाई कर लेंगे कि वाकई उसको है हेमोलिसिस, मतलब जॉइंटिस है या नहीं है, साथ में कि उसका डार्क यूरिन तो नहीं हो जाता, पखाने का रंग तब्दील हो जाता हो, ठीक है। दूसरा, कि आपको पहले भी कभी खून चढ़ा है, ठीक है, क्या पता पहले भी खून, लोग अनट्रीटेड होते हैं, उनको बॉटल्स लगी होती हैं, तो आप पूछेंगे पहले भी कभी खून चढ़ा है, ठीक है। ख़ानदान में किसी को खून का मसला तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है थैलेसीमिया चल रहा हो, ठीक है। बाकी बहन भाइयों में खून का मसला तो नहीं है, ठीक है। अम्मी अबू आपस में रिश्तेदार हैं या नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप ये पूछ सकते हैं कि आपको पित्त में पथरी का मसला तो नहीं है, आपकी पित्ता निकला हुआ हो या ख़ानदान में किसी की पित्ता निकला हो, या आपको जो है वो तिल्ली जो है वो पेट में भारीपन महसूस होता है, उल्टे हाथ की तरफ कोई भारी चीज़ महसूस होती हो, ठीक है, या ख़ानदान में किसी की तिल्ली निकली हुई हो, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हेमोलिसिस अगर होगी ना, तो कोई ना कोई आपको क्लू ज़रूर मिलेगा। मैंने क्या बोला इसमें कि आपको जब जब खून की कमी होती है, पीलापन होता है, आँखें पीली हो जाती हैं, जिस्म में खारिश होती है, पेशाब पखाने की रंगत तब्दील हो जाती है, ठीक है। ख़ानदान में किसी को खून की बीमारी हो, आपको पहले कभी खून चढ़ता हो, ख़ानदान में किसी को बार बार खून चढ़ता हो, ठीक है। ख़ानदान में तिल्ली का मसला हो, तिल्ली निकली हुई हो, पित्त में पथरी का मसला हो, अम्मी अबू आपस में रिश्तेदार हैं, ठीक है, और पहले आपको कभी खून चढ़ा है या पहले कभी आपको कोई खून की कमी हुई है, और हेमोलिसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए आप कि प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। अब प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही है, उसका रीज़न दो मैंने बताए थे, या तो बोन मैरो ही डेफिशिएंट है, ठीक है, या आपकी डाइट डेफिशिएंट है। अगर बोन मैरो डेफिशिएंट है तो एप्लास्टिक की तरफ जाएंगे। एप्लास्टिक के सवाल क्या होता है कि जब जब आपको खून की कमी होती है, साथ में तेज़ बुखार चढ़ता है, ठीक है, जिसम पे एप्लास्टिक है ना, तो आपने एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया,
ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इन तीनों लाइंस के क्वेश्चंस करने हैं। एनीमिया के तो आपने कर लिया, इजी फटिगेबिलिटी, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के जिसम में कहीं से खून आता है, जिसम में नीले नीले धब्बे पड़ते हो। न्यूट्रोपिनिया आपको बहुत तेज़ बुखार चढ़ता हो, गला ख़राब रहता हो, अक्सर बीमार रहते हो, ठीक है। और कॉज क्या है, ये तो आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया एप्लास्टिक को, ठीक है। अब एप्लास्टिक हुआ क्यों है, आपको हाल ही में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, कोई वायरस का इन्फेक्शन, कोई यरकान वगैरह हुआ हो, ठीक है। आपका घर किसी फैक्ट्री के करीब हो जहाँ से फैक्ट्री का पानी या फैक्ट्री का धुआं आता हो, ठीक है। आपको कोई शुआएँ लगी हो, ठीक है, या आपने कोई कीमोथेरेपी वगैरह या कोई शुआएँ, कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करी हो, ठीक है, या आपने हाल ही में कोई एंटीबायोटिक यूज़ की हो। एंटीबायोटिक भी आप याद करके जाइए कौन सी एंटीबायोटिक से प्लास्टिक करा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके प्लास्टिक के हो गए। आप आ जाए न्यूट्रिशनल कि उसकी डाइट ही डेफिशिएंट है, तो न्यूट्रिशनल B12 डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन हम इनकाउंटर करते हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि आपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को स्पेसिफाई करके पूछना होता है किस तरह से। आप खाली ये ना पूछें कि आप गोश्त खाते हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर लोग चिकन को भी गोश्त में ही काउंट कर रहे होते हैं। आप ये पूछें कि आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो छोटे का या बड़े का, ठीक है, गाय का गोश्त खाते हैं या बकरे का, ठीक है। चिकन को इसमें ऐड नहीं करें, क्योंकि लोग जो है ना गोश्त में कह देते हैं हाँ हम खाते हैं, लेकिन बेसिकली वो चिकन खा रहे होते हैं। तो आप ये स्पेसिफाई करके पूछें कि जो आप गोश्त खाते हैं वो गाय का खाते हैं या बकरे का इस्तेमाल करते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या साल में एक दफ़ा खाते हैं, मतलब हर महीने खाते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी जो है जो हमारे पास गवर्नमेंट सेटअप्स में आते हैं वो कहते हैं कि भाई हम साल में एक दफ़ा खाते हैं, या कुछ लोग पसंद नहीं करते तो वो नहीं खाते, ठीक है। दूसरा सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, दालें इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा कैसी है। फिर आप B12 के लिए पूछें कि हाथ पैर सुन रहते हो, मुंह में छाले रहते हो, ठीक है। फिर आपने ये आपके 3 कॉसेस हो गए, ठीक है। मैंने ब्लड लॉस बताया, हेमोलिसिस बताया, प्रोडक्शन बताया। अब आप आ जाए सेकेंडरी कॉसेस। एनीवे के तो बहुत सारे कॉसेस होते हैं, तो उनको कैसे आप जल्दी जल्दी रूल आउट करेंगे। मैल एब्जॉर्प्शन, इसके वही सवाल है जो मैंने आपसे पहले लास्ट वीडियो में शेयर किए थे कि मैल एब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है। आपका पेट तो ख़राब नहीं रहता, कभी कब्ज़ कभी मोशन रहते हो, ठीक है। दूसरा, आपने हाल ही में कोई ऑपरेशन कराया हो, बावल ऑपरेशंस होते हैं, शॉर्ट बावल सर्जरीज होती हैं, शॉर्ट गट सिंड्रोम आपने सुना होगा, ठीक है, या कॉलीसिस्टेक्टमी के बाद ही पेशेंट को ऑल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशंस रहते हैं। तो आप ये पूछ लेंगे पेट का हाथों का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ हुआ, पतले पखाने तो नहीं आते, ठीक है, सीलिएक डिजीज़, पतले पखाने वगैरह तो नहीं आते आपके, जो है वो पकाने की जगह पे दाने वगैरह तो नहीं है, छाले तो नहीं है। क्रोन्स को जहन में रखते हुए हड्डियों में दर्द तो नहीं होता। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस आप पूछें, किसी खाने की किसी, इसमें आप सीलिएक को भी कवर कर रहे हैं ना, तो खाने की किसी चीज़ से एलर्जी ना हो, गंदम से मैदे की चीज़ें खाते हुए पेट ख़राब हो जाता हो, ठीक है, या आपको यरकान का कोई मसला तो नहीं हुआ, खून, ठीक है। तो ये मैल एब्जॉर्प्शन बेसिकली आपने एब्डोमेन को कवर करना है। मैल एब्जॉर्प्शन में एब्डोमेन का क्या पूछना है, पतले पखाने, कभी कब्ज़ कभी मोशन, सीलिएक, खाने की किसी चीज़ से एलर्जी हो, मैदा की चीज़ें खाने से, बेकरी आइटम खाने से पेट ख़राब हो जाता हो, और प्रॉक्सिमल और इसके अलावा कोई ऑपरेशन गट का, शॉर्ट बावल जो गट हो जाती है, शॉर्ट बावल सिंड्रोम कट हो जाती है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि, या ब्लाइंड लूप सिंड्रोम हो जाता है सर्जरीज के बाद, क्या होता है ब्लाइंड लूप सिंड्रोम हो जाता है। उसमें जो है वो पेशेंट को ब्लोटिंग होती है, एक्सेसिव के पेट ख़राब रहता है, गैसेस ज़्यादा होती हैं, उसमें मैल एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। फिर मैल एब्जॉर्प्शन की जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे विटामिन A, D, E के, उनके क्वेश्चन आपने यहाँ पे करने हैं, ठीक है। क्या पता एनीमिया के साथ उसको मैल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स भी हो। अच्छा, फिर आपने पूछना है ड्रग इंड्यूस एनीमिया, कोई ऐसी ड्रग्स वगैरह जिसमें हेमोलिसिस हो रही है, तो आप पूछेंगे कोई दवाइयाँ तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। या अक्सर जो मिडिल एजेड पेशेंट होते हैं जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, लाइक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, वो एस्प्रिन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, एस्कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो वारफेरिन यूज़ कर रहे हो, तो आपने पूछना कि कोई खून पतला करने की दवाई तो नहीं लेते। या आपने हर किसी से नहीं पूछना, यही जो है जजमेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चन रट के चले गए और आपने वहाँ सब पूछ लिए, नहीं, आपको ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन किस पेशेंट में करना है। अब अगर एक यंग लड़का है, यंग लड़की है, उसमें तो आप ये नहीं पूछेंगे ना कि खून पतला करने की दवाई लेती हो, अगर उसकी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है और वो बिल्कुल ठीक थी पहले, तो ये सवाल उसमें भी इरेलेवेंट है। इससे ये इमेज जाएगा कि आप जो है बस याद करके रहें और सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर मिडिल एज फीमेल है, मेल है, कोमॉर्बिडिटीज़ में हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीज़ हैं, उसके साथ पेशेंट एनीमिक है, तो फिर आप पूछें कि भाई कोई खून पतला करने की दवाई लेते हो, ठीक है, कोई वारफेरिन की गोली खाते हो छोटी, ठीक है, तब आप ये क्वेश्चन पूछें। अच्छा, दूसरा आप ये पूछें कि अगर पेशेंट को हिस्ट्री दे रहा है कि उसके बॉडी एक्स रहते हैं, मैदे में जलन या जॉइंट पेन रहता है, तो आप एनसेट्स की हिस्ट्री लें, क्योंकि एनसेट्स इंड्यूस्ड। तो आप पूछिए कि अगर ये उसकी हिस्ट्री थी कि जोड़ों में दर्द है, तो आप पूछिए कोई दर्द की दवाई मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करते हो, वो भी एनीमिया कराती हैं, ठीक है। फिर आपने क्रॉनिक डिजीज़ इटसेल्फ, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है। तो क्रॉनिक डिजीज़ के कुछ ही सवाल होते हैं, इसमें हम ट्यूबरकुलोसिस को देखते हैं, ठीक है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस में HIV को देखते हैं, हेपेटाइटिस। तो आप पूछ लें कि कभी TB हुई है आपको,
कोई किसी किस्म का नशा वगैरह तो नहीं करते, ठीक है, और आपको काला पीलिया हेपेटाइटिस बी सी तो नहीं है, ठीक है। एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेनोरेजिया की हिस्ट्री फीमेल से हो जाएगी। अच्छा, पैन हाइपोपिट्यूटिज्म भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको और सिम्टम्स सजेस्ट कर रहे हो तो आपने इसको भी रूल आउट करना होता है। लाइक पैन हाइपोपिट्यूटिज्म में आपको क्या एडिशनल क्वेश्चंस पूछने हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म के, थायराइड को पूछना है और एडिशंस के पूछना है। आप इसमें क्या पूछ सकते हैं थायराइड से कि आपको जिस्म में वज़न बढ़ता जा रहा है, उदासी मायूसी की कैफियत रहती है, अगर फीमेल है तो मेनोरेजिया हो रहा है, ठीक है, जिस्म में थकावट रहती है, नींद ज़्यादा आती है, थायराइड डिसऑर्डर्स। एडिशंस के लिए वज़न कम होता जा रहा है, रंगत जो है वो गहरी होती जा रही है, उल्टी मतली रहती है, चक्कर आते हैं, बीपी डाउन, शुगर डाउन, ठीक है। अब क्रॉनिक इलनेस मैंने बता दिया आपको, टीबी, वेट लॉस, ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक इलनेसेस में आपको क्रॉनिक इन्फेक्शंस में ट्यूबरकुलोसिस, HIV और लिम्फोमास, इनको तो इनके वही सवाल होते हैं जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में बताए कि भाई आपको रात में बुखार आता हो, ठीक है, खांसी बलगम रहता हो, पहले कभी टीबी हो, घर में किसी को टीबी हो, जिसमें में गिल्टियाँ महसूस होती हैं, वज़न कम हो रहा है, भूख ख़त्म हो रही है, यही क्वेश्चन हैं, जिसमें लिम्फोमा भी आ जाता है, HIV भी आ जाता है और टीबी भी आ जाता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ मैंने आपको बता दिया कि आप वैसे पूछ सकते हैं कि मैदे में जलन तेज़ाबत रहती है। अक्सर लोग इसके लिए जो है ना ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एनीमिया के यही क्वेश्चन हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन हैं और इसी वजह से टियोलॉजी निकलती है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन याद करने होते हैं, ठीक है, और ये इतने मुश्किल नहीं है। अगर खाली एनीमिया का पेशेंट आता है तो फिर तो ये आसानी से हो जाता है, लेकिन अक्सर होता है कि हमारे पास क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं और उसमें एसोसिएटेड में पेशेंट बताता है कि उसको खून की कमी भी थी, खून की बोतल भी चढ़ी थी, तो फिर आप पे फ़र्ज़ हो जाता है कि आप उसको एड्रेस करें, ठीक है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। अब अगर पेशेंट ने कह दिया है कि उसको ब्लड लगा है या उसको खून की कमी है, तो आपने फिर क्या करना है, फिर इतनी डिटेल में नहीं पूछना, आपने सिर्फ ये पूछना है कि वो कमी क्यों हुई थी, उसका रूट कॉज क्या था, हेमोलिसिस थी, ब्लड लॉस था, ड्रग इंड्यूस थी, ठीक है, ट्रीटमेंट उसने क्या ली, ठीक है, और अब वो ठीक है या नहीं है, ठीक है, या कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है तो वो अभी तक हो रहा है या नहीं, अगर तो एसोसिएशन में आता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना, तो आपने बस उसको मेजर कॉजेज़ को हाईलाइट करना है। ऐसा तो नहीं है कि वो डिजीज़ इलनेस के साथ हो, जैसे अक्सर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, क्रॉनिक इलनेसेस हैं, उसमें एनीमिया साथ होता है, ठीक है, या ड्रग इंड्यूस होता है, बहुत सारी मेडिसिन से कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में हम ले रहे होते हैं, जिस जो एनीमियाज कराती हैं, तो आप फिर जस्टिफाई कर सकते हैं ना। तो उसमें आपने सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं कि भाई कॉज क्या थी, ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या ली, और अभी इम्प्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।